नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम यूपी बोर्ड की अंक सुधार परीक्षा 2021 में जो हुई है उसको हल करवाने जा रहे हैं। उसका सेट पहला हल करवाएंगे और ये वीडियो या ये कहें कि हम ये पूरा का पूरा जो सेट है 3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो तीनों वीडियो को देखने के लिए आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं, लिंक उसमें हम दे देंगे तीनों पार्ट की, और वो 1 बाय 1 करके हम अपलोड करेंगे। तो इसको देखने के लिए यदि आप चाहते हैं कि हमें ये पूरे का पूरा सॉल्यूशन मिले और जो विद्यार्थी कमज़ोर हैं वो ज़रूर देखें, क्योंकि मैं इसमें दावे के साथ कह सकता हूँ कि हर एक चीज़ बड़े अच्छे से बताई जाएगी। किस तरीके से प्रश्न पत्र को हल करना है, परीक्षा में कैसे हल करना है, कैसे हमें अपना टाइम मैनेजमेंट करना है, सब कुछ बताएंगे। किस तरीके से हमें प्रश्नों को हल करना है विशेष रूप से। तो मैं कहूँगा कि ये वीडियो यदि पसंद है तो लाइक करना, ना पसंद आए तो डिसलाइक करना ज़रूर, और कमेंट भी करना कि हाँ क्यों हमने डिसलाइक किया और क्यों लाइक किया। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसके अब हम निर्देश पढ़ेंगे। जो निर्देश दिए होते हैं उसको पढ़ने के लिए हमें 15 मिनट अलग से दिए जाते हैं, ठीक। तो ये निर्देश ज़रूर पढ़ लेना है। इनके लिए एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि किस प्रकार से निर्देश पढ़ना है, क्या क्या करना होता है। हालांकि इसमें हम आपको कैसे हल करना है वो बता रहे हैं। तो देखो, पहला सवाल जो होता है प्रत्येक खंड हल करना होता है। तो देखिए पहला सवाल में होता क्या है, कह रहा है प्रत्येक खंड के में उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प छांटकर उसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अब इसका का नंबर जो है, कह रहा है यदि समीकरण 3x² + 12x + c = 0 के मूल समान हैं तो c का मान होगा, और ये हमें विकल्प दिए हैं। तो इसको कैसे हल करेंगे तो इसको हम देखेंगे। तो देखिए पेपर में हम जो पहला पेज होता है, यदि ये सब आ रहे हैं तो वहीं से आप स्टार्ट कर सकते हैं। यदि ये नहीं आ रहे तो आपको जो सबसे अच्छा सवाल पूरा के पूरा आ रहा हो, क्लियर हो, उससे स्टार्ट करना। लेकिन हम यहाँ आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन बता रहे हैं, इसलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। और इस तरीके से हम बीच में डाल लेंगे, ऊपर टॉप पर जो मार्जिन दिया होता है वहाँ प्रश्न संख्या 1 का, क्योंकि 1 का ही हम हल कर रहे हैं, ठीक। इस तरीके से हम डाल लेंगे। तो यहाँ क्या दिया है, कह रहा है समीकरण जो है वो हम समीकरण लिखेंगे। समीकरण कितना दिया है, 3x² + 12x + c = 0, ये दे रखा है। तो इसको हम हल करेंगे और कहा है इसके मूल समान है तो c का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले समीकरण को पढ़ना है। तो अब देखो c का मान ज्ञात करना है, मूल समान है, तो इसके लिए हमें क्या a b c के मानों की ज़रूरत पड़ेगी। तो a का मान होता है x² का गुणांक जो होता है वो a का मान होता है, तो ये हो जाएगा 3, और b का मान आ जाएगा हमारा यहाँ से 12, और c बराबर ये c ही है, ठीक। ये हो गया। अब देखो कहा है यदि समीकरण इसके मूल समान है तो c का मान होगा। तो चूंकि यहाँ पर क्या है, मूल समान है, ठीक। तो जब मूल समान होते हैं तो उसके लिए एक कंडीशन होती है, तो हम लिखेंगे मूल समान है, इसलिए जो विविध कर होता है हमारा कैपिटल D, ठीक, वो 0 के बराबर होता है। विविध कर इसको हम लिखते हैं कैपिटल D बराबर 0 होता है। तो अब देखो अगर हमें मान लो पूरा का पूरा आंसर सही से क्लियर होता तो हम ऑप्शन पर ही टिक कर सकते हैं। वो भी कैसे करना है वो भी हम बताएंगे, लेकिन यहाँ हम आपको हल करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ डी का मान 0 के बराबर होगा। तो डी बराबर होता क्या है, b² - 4ac बराबर 0 के होता है। तो यहाँ पर अब p का मान क्या निकला, 12, तो हम 12 रख देंगे, यानी 12 के स्क्वायर -4 इंटू ए का मान देखो 3 है तो 3 रखेंगे, इंटू सी का मान सी ही है, तो अब बराबर 0 रख दिया। अब देखो 12 का वर्ग होता है 144 -4 थे 12c बराबर 0। अब क्या करो, 144 को उधर भेज दो तो इधर बचेगा माइनस का 12c बराबर माइनस के 144, माइनस और ये माइनस कट गए, तो ये c बराबर क्या आ जाएगा 144
बटे 12, 12 इधर गुणा में इधर बटे में आ जाएंगे, तो 12 से 144 में भाग दीजिए तो जाएगा ये 12, 12। तो हम कह सकते हैं सी बराबर आ गया 12। ठीक, तो यही इसका हो गया आंसर, और हम काले पेन से यहाँ पर लिख देंगे आंसर। ठीक, अब देखो यहाँ पर अभी हमारे में ये इस पन्ने में जगह बची है, तो ये अगला इसका जो नंबर है खा, वो हम यहीं पर करना स्टार्ट कर देंगे और डाल देंगे प्रश्न, क्योंकि एग्जामिनर जैसे देखेगा तो उसको ये पता चले, ढूंढना ना पड़े कि ये कौन सा नंबर है, और वो प्रश्न जितने अंक का है इसमें वो दे सकता है। प्रश्न संख्या 1 का खा। ठीक, इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब देखो 1 का खा क्या कह रहा है, 1 का खा कह रहा है यदि त्रिभुज ए बी सी में यदि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर तथा ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर, तो कोण बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अब देखो हम हल करते हैं। हमें क्या दिया है, ए बी बराबर दे रखा है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक, फिर कहा है बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ठीक, और आगे का ए सी बराबर 13, ए सी बराबर 13। तो हमें ये बताना है कोण बी का मान कितना होगा। ठीक, तो हमें मान लो पता नहीं है, हमें 3 भुजाएं दी हैं एक त्रिभुज की, और उसकी ये मापें हो गई। तो हम पहले करते क्या हैं, यहाँ पर निकाल लेते हैं। देखो बड़ी भुजा कौन सी है, ये ए सी है 13 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो अगर बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ जाए तो ये पाइथागोरस प्रमेय से 90 अंश हो जाएगा। लेकिन कैसे करते हैं, हम पहले इसका वर्ग निकाल लेते हैं। अब देखो यहाँ से हम निकालेंगे ए सी का स्क्वायर बराबर कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ए सी बराबर आ जाएगा, ए सी का स्क्वायर बराबर 169। ठीक, इसी को कह देते हैं, ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग भी निकाल लो। वह हम निकालेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, ये कितना होगा, ए बी का मान देखो दे रखे हैं 5, तो हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान है 12, तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ से हम कह सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, देखो 12 का वर्ग 5 का होगा, ये 55 25 प्लस 12 का 144, तो ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर 125 और ये 144 हो जाएंगे 169। ये हो गया समीकरण 2। ठीक, तो अब देखो समीकरण 1 भी क्या है, 169 के बराबर, दूसरा भी 169 के बराबर है। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर, एक में क्या ए सी स्क्वायर, और ये बराबर किसके है, इधर ए बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी सी स्क्वायर। और यही तो पाइथागोरस का प्रमेय होता है, यानी किसी भी तीसरी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, तो पाइथागोरस प्रमेय से वो त्रिभुज कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो हम कह सकते हैं अतः पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से जो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज है। अब देखो थोड़ा सा बचा हमें कोण बी बताना, तो उसको यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए कोण बी बराबर हो जाएगा 90 अंश। ठीक, तो 90 अंश का इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, तो वही हो जाएगा आंसर। ठीक, तो ये चीज़, और इसको ब्रैकेट में बंद कर दो तो एग्जामिनर की नज़र जाएगी, वो अच्छे से मार्किंग कर देगा और इसमें कुछ भी नहीं काटेगा, क्योंकि 1 नंबर का सवाल होता है, काटने का कोई उपाय ही नहीं, जरिया ही नहीं बनता। ठीक, तो अब देखते हैं इसका अगला नंबर। अब हाँ, जैसे आप मान लो ये सारे के सारे सवाल आपको सही
आंसर नहीं पता है तो हल करने पर पता करें। तो अब ये पन्ना भर गया, तो अगले पृष्ठ पर हम इसको करेंगे जा करके। और बहुत से लोग कहते हैं बाएं पृष्ठ पर कुछ नहीं करना है, खाली छोड़ने के लिए कहते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। हमें बाएं पृष्ठ पर भी करना है। हाँ, रफ कार्य की आवश्यकता पड़े तो उसको केवल बाएं पृष्ठ पर करेंगे। ठीक, तो अब देखो इसका गा नंबर क्या कहता है। गा नंबर कह रहा है यदि साइन 2a बराबर 2 साइन a तो a का मान है होगा। ठीक, तो a का मान निकालेंगे। सवाल नंबर है ये, प्रश्न 1 का गा। ठीक, इस तरीके से आप लिख लेना। तो अब देखो 1 का गा में क्या दिया है, दे रखा है साइन 2a, तो हम लिखेंगे यहाँ पर साइन 2a बराबर 2 साइन a। ठीक, तो a का मान पूछा है, तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, साइन 2a बराबर सूत्र होता है, लगा दो। साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a और ये होता है कास a। ठीक है ना, ये सूत्र सीधे हमने लिख दिया। और बराबर क्या चल रहा है 2 साइन a। तो यहाँ से हम क्या करें, साइन a से ये साइन a कट गया, तो इधर बचेगा कितना 2 कास a बराबर, चूंकि ये गुणा में था इधर बटे में जाकर के कटता, तो दो को बटे में भेज दो, तो यहाँ से आ जाएगा कास a बराबर 2/2। 2 से 2 काट दो तो एक बार में कटेगा, यानी ये आ जाएगा कास a बराबर 1। अब देखो ये एक कास किसका मान होता है, कास में कास 0 का। ठीक है ना, इसलिए कास a बराबर आ जाएगा ये कास 0। तो कास से और ये कास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा 0। ठीक, यानी इसमें ऑप्शन भी दे रखे हैं a बराबर 0, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, यानी फर्स्ट ऑप्शन ये हम कह सकते हैं 0। ठीक है, यही आंसर, ये ला दिए हमने, उसी को लिख दें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। अब देखेंगे अगला नंबर। अब देखो अगला कह रहा है 2 से 12 तक की विषम संख्याओं का समांतर माध्य है, और हमें प्रश्न संख्या बिल्कुल इस तरीके से बीच में ही डालना है। बहुत से इधर किनारे डाल देते हैं, तो वो काफ़ी बांधने में हो सकता है बंध जाए तो पता ना चले एग्जामिनर को, तो वो ढूंढने में उसका समय जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, आपको यहाँ बीचों बीच डालना है कि उसकी नज़र सीधे सीधे पड़े। तो अब देखो सवाल है 2 से 12 तक की विषम समांतर संख्याओं का समांतर माध्य है। तो हम पहले तो लिख लेंगे 2 से 12 तक की समान नहीं विषम संख्याएं, 2 से 12 तक की विषम संख्याएं क्या होंगी, एक तो हो जाएगी 3, 5, 7, 9, 11, ये हो जाएंगे। अब इनका समांतर माध्य पूछा है। ठीक, तो देखो जब भी समांतर माध्य के पद इस तरीके से लगातार दिए हों, ठीक है, लगातार हो, तो उनके लिए हम समांतर माध्य का सूत्र लगा सकते हैं। या मान लो ये चीज़ नहीं पता, ये वैकल्पिक विधि है, बाद में बता देंगे। तो समांतर माध्य का सूत्र होता है सीधे समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। देख रहे हैं, ये होता है। तो समांतर माध्य बराबर क्या चले, पदों का योग क्या हो जाएगा, देखो 3 + 5 + 7 + 9 + 11 अपान कितने पद हैं, 2 2 4 1 5, 5 हो गए। तो इन सबको हम ऐड कर देंगे, तो देखो 11 9 20, 20 और 7 27, 27 5 32 3 35, यानी 35/5 आ गया। 5 × 5 5 7 35, यानी ये कितना आ गया 7 आ गया, और यही हो गया आंसर। ठीक, तो यहाँ पर हम हल करने के लिए एक वैकल्पिक विधि बता दें, क्योंकि इसमें जब लगातार पद दिए हों, देखो इनके सबके बीच का अंतर समान है, तो समांतर माध्य क्या होता है, यहाँ हम वैकल्पिक विधि लिखे दे रहे हैं। ठीक है,
वैकल्पिक विधि। ये क्या होगा, जब ये कंडीशन मिले लगातार पद हो तब समांतर माध्य बराबर क्या होता है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद और बटे 2, ये कर देते हैं। ठीक, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। तो इस तरीके से ये क्या आ जाएगा, प्रथम पद कितना है 3 प्लस अंतिम पद है 11 बटे 2, डिवाइड कर दो, 11 3 14 बटे 2 बराबर कितना आ जाएगा 7। तो इससे ये भी आंसर आ गया। ठीक, 7। तो ये तो हमने वैकल्पिक विधि बता दी, लेकिन ये आपको एक ही विधि करना है, समय नहीं गंवाना है। ठीक, तो अब देखेंगे अगला नंबर सवाल। अब देखो अंगा नंबर जो है वो क्या कह रहा है, सभी वर्ग होते हैं। तो इसमें सभी वर्ग कैसे होंगे, ये होंगे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि देखो विकल्प क्या दे रखे हैं, समान। सभी वर्ग समान हो नहीं सकते, क्योंकि किसी की भुजा 2 सेंटीमीटर है, किसी की 5 7, किसी की 10, कैसी भी हो सकती है। ठीक, सर्वांग सम अर्थात वो भी क्या हो, वो बिल्कुल बराबर भी ही होने चाहिए। क्या क्या सभी वर्गों की माप एक सी थोड़ी होती है, कि कोई छोटा हो सकता है कोई बड़ा हो सकता है, ऐसे तो होते नहीं है। ठीक, अब कह रहा है एक तथा दोनों, तो एक तथा दोनों ये दोनों ही नहीं है, या इनमें से कोई नहीं। तो यही विकल्प इसका हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हर एक वर्ग असमान होता है, हो सकता है। ठीक, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। तो इसको हम केवल ऐसे ही लिख देते हैं, प्रश्न 1 का अंगा नंबर जो है उसका आंसर हो जाएगा, नीले पेन से लिखते हैं, चौथा इनमें से कोई नहीं। और जहाँ तक हो आप साफ साफ स्वच्छतापूर्वक लिखेंगे तो अंक कटने की कोई संभावना नहीं रखेगी। अब आते हैं 4 नंबर पर। ठीक, तो यहीं डाल देंगे प्रश्न 1 का 4। ठीक, और ये लाइनें ऐसे ही पेन से खींच देंगे, पटरी जैसे खींचने में तो थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम भी हमें बचाना है। अब ये 4 नंबर कह रहा है एक अक्ष पर स्थित बिंदुओं 2, -5 तथा -2, 9 से समदूरस्थ बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक कोई समदूरस्थ बिंदु है जो कि एक अक्ष पर है और इन बिंदुओं से समदूरस्थ है, उसके निर्देशांक पूछे हैं। तो इसको देखो हम बताने के लिए क्या करें, सबसे पहले एक ये अक्ष बना ले रहे हैं, एक्स वाई तल। ठीक है ना, ये हमने बना लिया। यहाँ पर इसको बनाने के बाद हम क्या करते हैं, इस समझाने के लिए कर रहे हैं, नहीं बाकी करने को तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अब देखो ये इस तरीके से एक हमने एक्स वाई तल बना लिया। अब देखो कह रहा है ये एक्स अक्ष पर बिंदु है, वो ये एक्स अक्ष हो जाएगा हमारा। ठीक, और ये वाई अक्ष। अब कह रहा है बिंदु 2, -5। तो पहले ये पता करें ये बिंदु कहाँ स्थित होंगे, ये केवल समझाने के लिए बता रहे हैं। 2, -5 यानी 2 देखो धनात्मक है तो इधर आएगा, और -5 कहाँ होगा, 4 और 6 के बीच में होगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस का ये 5 और 2 ये, तो वो बिंदु इधर कहीं आएंगे। ठीक, तो ये बिंदु कौन से हो जाएंगे हमारे 2, -5। ठीक, और अगले क्या है -2, 9 यानी -2 ये है, और 9 कहाँ आएगा, इसके 8 और इसके बीच में आएगा, तो ये इधर कहीं आएगा, जो बिंदु हो जाएंगे -2, 9। और ये जो है इन दोनों से क्या हो रहा है, मान लो हम इससे ऐसे मिलाने का प्रयास करते हैं। ठीक, ये केवल समझाने के लिए बता रहे हैं। तो ये जो बिंदु है यहाँ पर ये एक्स अक्ष है, तो यहाँ पर वो जो बिंदु स्थित हैं उनको हम मान लेते हैं a, 0, क्योंकि एक्स अक्ष पर एक एक्स का मान होगा, वाई का मान तो होगा नहीं, तो इसलिए हमने 0 मान लिया। तो अब ये बिंदु जो है
इसको कह देते हैं ये ए और ये बी। ए बी से ये जो दूरी होगा इसको हम चलो पी कह ले रहे हैं। ये पी बिंदु जो है ए बी से कैसे समान दूरी पर होगा, समदूरस्थ है। तो कह रहा है इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अच्छे से समझ लेना है यहाँ पर। तो इसके निर्देशांक क्या है, यानी बीच के दूरी तो बराबर बस हो जाएगी, यानी बी पी बराबर ए पी, यही तो होगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, चूंकि यहाँ से देखना, चूंकि बिंदु जो पी है, बिंदु पी ए व बी से समदूरस्थ है, दूरस्थ है, ठीक है ना, समदूरस्थ है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, ए पी बराबर बी पी होगा। तो अब देखो इनके बीच की दूरी निकाल लो, यानी ए पी बराबर क्या होगा। अब हम इसको मान लेते हैं ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक, लिख नहीं रहे। तो ए बी बराबर क्या होगा, अंडर रूट x1। देखो बीच की दूरी का सूत्र ये होता है, बीच की दूरी यहाँ हम लिखे दे रहे हैं, दूरी बराबर सूत्र होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है। चाहे हम x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं। तो अब देखो इसको x1 माना, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2 होगा। ठीक, तो केवल अभी जब AP निकाले उसके लिए तो सूत्र क्या होगा, x2 का मान हो जाएगा a। ठीक, फिर क्या, माइनस x1 का मान कितना है, -2, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0, और y1 है माइनस का, यानी 9 है तो माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक, अब बराबर बीपी देखो इसको x2 और ये x1 नहीं, ठीक, कुछ भी मान लो, x1 ये y1, x2 y2। ठीक, तो ये ये हो गया इसके लिए x2, तो ये हो जाएगा a माइनस का 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y2, यानी y2 क्या है 0, और y1 है माइनस का 5, तो प्लस का ये 5 का होल स्क्वायर। दूरी निकालना सीखे होंगे, तो इस तरीके से हम यहाँ से दूरी अब निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो देखो इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग होता है 4 प्लस का 2ab। ठीक, तो 2a हो जाएगा, और प्लस का 9 का वर्ग 9 9 81। अब इधर से इसको भी ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का 4, और माइनस का यहाँ से आ जाएगा 2a, और प्लस का ये 5 का वर्ग पचम बचे 0, तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, क्योंकि हमें वर्गमूल हटाना है, तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जितनी सफाई रखें वो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो अंडर रूट केवल हटेगा, तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ये कितना है 2a प्लस, अब देखो 81 और ये 4 कितना हो जाएगा 85। ठीक, या 85 सीधे लिख लो, बराबर इधर से ए स्क्वायर माइनस 2a और प्लस का यहाँ से 25 4 29, ये हो जाएगा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर ये कैंसिल। ठीक, अब देखो 2a उधर प्लस का इधर माइनस का आ जाएगा, नहीं इधर माइनस का इधर इधर ले आओ तो प्लस का हो जाएगा, ये 2a प्लस का 2a बराबर 85 को उधर भेजो, तो प्लस का यहाँ से 29 है, इसको हमने पहले ही लिख लिया। अब 85 को इधर भेजो तो माइनस का 85 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 2 ये हो जाएगा 4a बराबर, अब देखो 85 में 29 घटाओ, तो यहाँ से इससे एक हासिल लिया, इसको दिया 15, 15 में 9 गए बचे 6, और इधर बचे 7, 7 में 2 गए बचे 5, वो भी माइनस के, तो यहाँ से आ गया
यहाँ देखो कितना था, 4 है। ये एक जरा सी ये मिस्टेक देखो क्या हुई, इस सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए भी होता है। तो यहाँ कितना 4 ए होगा, इधर भी यही बात 4 ए होगा। तो ये कितना 4 ए, और यहाँ से ये भी 4 ए आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 4 ए, ये 4 ए, तो 4 कितना हो जाएगा 8 ए। तो 8 को इसके डिवाइड में भेज दूँ तो यहाँ से ए बराबर आ जाएगा -56/8, 8 एकम 8, 8 सत्ते 56। यहाँ से ए का मान आ जाएगा -7, ये आ गया। ठीक, ए बराबर -7। तो हम कह सकते हैं अतः, यहाँ देखो अब थोड़ी जगह बची तो यहाँ लिख देते हैं, बाकी वहाँ प्रश्न पत्र में तो काफ़ी जगह बचेगी, प्रश्न पत्र में नहीं, नोटबुक में, परीक्षा पुस्तिका में। तो आपको ऐसी इतनी थोड़ी जगह में लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे तमाम जगह होगी वहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, अगर पन्ना मान लो खाली बच रहा है, ठीक है, नीचे, और हमें इतनी जगह बच रही है, तो इतनी बगल में जगह में ये आंसर लिखे जा सकते हैं। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। तो हम लिख देंगे अतः बिंदु के निर्देशांक, हालांकि ये चीज़ काले पेन से लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, निर्देशांक बराबर हो जाएंगे, ए का मान कितना आ गया -7, यानी -7, 0, और यही हो जाएगा आंसर। और ये देखो विकल्प दे रखे हैं, सेकंड जो ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। तो अब इसका दूसरा सवाल देखेंगे। अब देखो हम देखेंगे प्रश्न संख्या 2 का, तो वो भी हमें बीच में ही ऐसे डालना है। तो अब 2 का कह रहा है, समीकरण एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1/x बराबर 0 को हल कीजिए। ठीक है, तो हल करना है तो हम लिखेंगे, समीकरण लिख लेंगे केवल, x माइनस 1/x बराबर क्या दे रखा है 0। ठीक, तो अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x बराबर 0। एक्स को इधर 0 की तरफ गुणा करा दो तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। ठीक, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर 1 को इधर भेज दो तो आ जाएगा 1, यानी अब इसका वर्गमूल ले लेंगे तो हो जाएगा x बराबर +-1। और ये द्विघात समीकरण से सवाल है, द्विघात समीकरण में हमेशा हम +-1 लिखते हैं। यदि कोई दूरी, माप, चाल वगैरह ऐसी चीज़ें जिनमें जो कभी ऋणात्मक होती नहीं तो उनको हम केवल प्लस के जरिए ही लिखेंगे। अब देखो खा नंबर, तो यही हम बीच में लिखेंगे, प्रश्न 2 का खा। ठीक, इस तरीके से, और इधर डाल देंगे हल। हल में क्या दे रखा है हमें, tan 26/cot 64। ठीक है ना। तो अब एक चीज़ देखो, जब इस प्रकार के सवाल, और इस प्रकार का सवाल एक जरूर हर एक प्रश्न पत्र में आता है, एक सवाल, चाहे ऑब्जेक्टिव में आए या आती लोकोत्तरी में। ठीक, तो एक एक नंबर का जरूर आएगा। तो अब देखो, जब देखो इन दोनों का टोटल जो इनके कोण होते हैं, यदि 90 अंश है तो किसी एक को हम बदल लेते हैं। तो यहाँ हम क्या करते हैं, इसको बदले लेते हैं। देखो tan 26 है तो इसको हम ऊपर वाले को ही बदले लेते हैं। तो tan 90 माइनस, यानी 90 में कितना घटाया था कि 26 आ जाए, तो 64 घटा दो, अपान काट 64 ये है, या नीचे वाला जो लिखा है वही घटा दो। तो ये आ जाएगा tan देखो tan 90 माइनस थीटा होता है काट थीटा, सूत्र लग गया, सीधे काट 64 अपान काट 64, ये कट गए तो आ गया कितना 1, और यही हो गया इसका आंसर। और ये आप सीधी लाइन में ही लिखें तो ज़्यादा अच्छा है, हमने तो थोड़ा गैप कर दिया। ठीक, तो अब देख लेते हैं। अभी देखो इसमें ये इतनी हमारी जगह बची है, तो इसका एक नंबर तो हम यहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला नंबर जो है, कह रहा है 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रश्न 1 का गा नंबर है, प्रश्न 1 का गा ऐसे डाल दिया। तो अब इधर से लिखेंगे हल। हल में हमें क्या दिया है, 2 त्रिभुज है। ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं त्रिभुज पता नहीं है,
माना दो समरूप त्रिभुज ABC व DEF हैं। ठीक है, इतना हमें ये मान लिया। तो अब इसलिए जब समरूप है तो हमें क्या दे रखा है, वह इनकी कोई भी दो भुजाएं, यहाँ हम ये दिखा देते हैं चित्र में, ये ABC और इसको ये DEF, इनकी भुजाएं जो है ना 4:9 के अनुपात में है। ठीक, तो इसको 9 कह देते हैं। ठीक है, AB/DE कितनी हो गई, तो हम कह सकते हैं इनकी जो भुजाएं है ना AB/DE बराबर 4/9 ये दे रखा है। तो कहा है क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल, तो देखो एक चीज़ पता होना चाहिए, त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा और अनुपात त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, ये बराबर इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। संगत भुजाएं कौन हुई, AB और दूसरी DE, तो इनके वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो AP का कितना है 4 और ये DE कितनी है 9, तो इन दोनों का हो जाएगा होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर ओपन कर दो तो ये आ जाएगा 4 चौको 16 और बटे 9 9 81, तो और यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, तो अब देखेंगे इसका घ नंबर सवाल, जो कि अंतिम नंबर है इस प्रश्न का। अब देखेंगे प्रश्न 2 का घ। 2 का घ कह रहा है 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए, ये सवाल दे रखा है। ठीक है, तो हमें पता है व्यक्ति कितने हैं 10, यानी हमें व्यक्तियों की संख्या दे रखे हैं, ये हम लिख लेते हैं व्यक्तियों की संख्या, ये नीले पेन से ही लिखना है, बराबर 10। ठीक, और उनका समांतर माध्य यानी भार का समांतर माध्य बराबर दे रखा है 45.6। ठीक, उनके भारों का योगफल ज्ञात की, योगफल पूछा है। तो देखो समांतर माध्य बराबर सूत्र क्या होता है, लगा दो, समांतर माध्य बराबर सूत्र होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक, तो देखो समांतर माध्य कितना है 45.6 बराबर पदों का योग, तो हिंदी में हम लिख देते हैं, या इसको हम सिग्मा से भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन हिंदी में लिख दे रहे हैं पदों का योग। ठीक, अब देखो पदों की संख्या कितनी होगी, हमें व्यक्ति कितने हैं 10, तो पद कितने हो जाएंगे 10, 10 का इधर गुणा करा दो तो ये आ जाएगा 456 बराबर पदों का योग। तो इसलिए हम लिख सकते हैं पदों का योग यानी उनके भारों का योगफल, उनके, ठीक है ये उनके लिखा है, भारों का योगफल बराबर 456 किलोग्राम। ठीक, तो ये सवाल थे जो कि एक एक नंबर वाले, पहला और दूसरा सवाल हो गया। अब जो तीसरा सवाल है, तीसरे से लेकर के 5वां नंबर तक हम अगले वीडियो में बताएंगे, और उसके बाद जो सवाल बचेंगे 6वां 7वां वो अगले वीडियो में बता दें। इस तरीके से हम 3 वीडियो में पूरा का पूरा प्रश्न पत्र कवर कर लेंगे। तो यदि पसंद आए
तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसके सारे के सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊँगा और किस तरीके से हल करना है, नई नई अपडेट सब बताता रहूँगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।